नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है। मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट में बिना उच्च न्यायालय को विश्वास में लिए चार्जशीट जमा किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। खंडपीठ ने कहा कि यह गलत है। अदालत में सीआईडी को निर्देश दिया है कि इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम समय समय पर अदालत को इन्वेस्टिगेशन की पूरी जानकारी देती रही। हियरिंग के दौरान जांच कर रहे एसआईटी टीम का नेतृत्व कर रहे सीनियर आईपीएस ऑफिसर अनिल पलटा और सीआईडी के एडीजी प्रशांत कुमार भी अदालत के समक्ष उपस्थित रहे। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को निर्धारित की गई है। नाराजगी जाहिर करते हुए सीआईडी और एसआईटी की टीम को इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाने को कहा है और समय समय पर उसकी प्रगति रिपोर्ट से माननीय खंडपीठ को अवगत कराने को कहा है। मामले में आज सुनवाई के दौरान एसआईटी टीम के एडीजी अनिल पाल्टा और प्रशांत कुमार, सीआईडी के प्रशांत कुमार उपस्थित रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को की जाएगी। सरायकेला जिले के चांडिल प्रखंड के अंतर्गत NH-33 के सड़क किनारे स्थित चावली बासा स्वास्थ्य केंद्र में आज सुबह करीब 11:30 बजे अस्पताल परिसर के एक कमरे की छत का प्लास्टर अचानक गिरने से अस्पताल में मौजूद डॉक्टर व मरीजों में भगदड़ मच गई। जब यह हादसा हुई उस वक्त सैयद साथी जयंती महतो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा रही थी। इस हादसे में सैयद साथी जयंती महतो का हाथ और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि छत का प्लास्टर गिरने के बाद वहां से मरीज और डॉक्टर किसी तरह से अपनी जान बचाकर बाहर निकले। इसके बाद डॉक्टर ने बाहर में टेबल लगाकर मरीजों का इलाज शुरू किया। बता दें कि वर्तमान में चावली बासा स्वास्थ्य केंद्र की भवन कई सालों से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, लेकिन जान हथेली पर रखकर डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जर्जर अस्पताल भवन के संबंध में यहां तैनात डॉक्टरों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा बार विभाग को शिकायत की गई। वैसे स्थानीय विधायक, सांसद और यहां तक कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी स्वयं इस स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन इस अस्पताल को बनाने की दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही है। अस्पताल का भवन जर्जर होने से यहाँ पदस्थापित स्वास्थ्यकर्मी भी डरे सहमे रहते हैं। आज इस अस्पताल को हम लोग सांसद महोदय को यहाँ बुला के सब कुछ दिखाए हैं, विधायक मैडम को सब कुछ दिखाए हैं, यहाँ तक कि मंत्री बन्ना गुप्ता भी आके यहाँ पर सब कुछ देख के गए हैं। आज उन लोग का देख के कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ना रिपेयरिंग हुआ, ना कोई 2 कमरा के एक तो भवन बना। एक डॉक्टर आया था, उसको भी ले गया जमशेदपुर। और देखिए अभी हालत ये हुआ कि बरामदा में इलाज करना पड़ा। इधर देखिए, यहाँ बाहर में कुर्सी में दवा लेके यहाँ पर इलाज करना पड़ रहा है। 36 घंटे के अंदर टाटानगर रेलवे स्टेशन के ईस्ट यार्ड मेन लाइन में तीसरी बार रेल दुर्घटना हुई। जहां 2 बार मालगाड़ी की बोगियां बेपटरी हुई तो वह तीसरी बार मालगाड़ी की इंजन बेपटरी हो गई, जिससे अप डाउन लाइन पुनः बाधित हो गई। रेल दुर्घटनाओं का सिलसिला मंगलवार दोपहर से शुरू और बुधवार रात तक यह सिलसिला जारी रहा। जहां मंगलवार दोपहर मालगाड़ी की 1 बोगी बेपटरी हुई, वहीं बुधवार अहले सुबह मालगाड़ी की 4 बोगियां बेपटरी हो जाने से घंटों अप लाइन और डाउन लाइन बाधित रहा। वहीं युद्ध स्तर पर कार्य कर बुधवार शाम तक रेलवे ट्रैक से क्षतिग्रस्त बोगियों को हटाया गया और आवागमन सामान्य हुआ। पुनः बुधवार रात निमपुरा से अपलाइन में टाटा स्टील यार्ड आ रही मालगाड़ी की इंजन लोको फाटक के पास ईस्ट यार्ड मेन लाइन में बेपटरी हो गई, जिससे अपलाइन और डाउन लाइन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। 36 घंटे में तीसरी बार रेल दुर्घटना से टाटानगर रेल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि मेन लाइन में ट्रेन के कम परिचालन से किसी तरह का हादसा नहीं हुआ, पर इन घटनाओं में रेल यात्री काफी परेशान नजर आए। कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए, कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। घंटों यात्री टाटानगर रेलवे स्टेशन में परेशान होते दिखे। हालांकि रेल प्रबंधन के द्वारा यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। आपको बता दें, लगातार इस घटना पर रेलवे के अधिकारी कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिए। शहरवासी बढ़ चढ़कर उपकरण बैंक में कर रहे हैं अपना सहयोग। जिला प्रशासन के साथ चल रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर। विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थानीय लोग लगातार अपने थाना क्षेत्र के प्रभारियों से संपर्क कर लैपटॉप, टैब और स्मार्टफोन उनके सुपुर्द कर रहे हैं, ताकि वैश्विक महामारी में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। इसे लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, उसमें सभी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इसी क्रम में जुगसई थाने में जुगसई निवासी संजय सावा के द्वारा लैपटॉप और टैब, रितेश और रौनक गुलाटी के द्वारा 2 स्मार्टफोन दिया गया।
वहीं इस दौरान व्यापारी संजय सावा ने कहा कि इस मुहिम में हर लोगों को आगे आना चाहिए ताकि जिन बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही हो इन उपकरणों के माध्यम से उनकी पढ़ाई बाधित न हो। हम लोग जुसराई व्यापारी सब मिलके मोबाइल टेप, लैपटॉप, मोबाइल सब दिए हैं। ये बहुत सराहना जुसलाई थाने वाले कर रहे हैं और मैं जुसलाई से निवेदन करता हूँ जिनके पास घर में पुराना लैपटॉप या जो काम नहीं आता हो पड़ा हो वो गरीब बच्चे लोग के लिए सहयोग करे। इससे बहुत आभारी रहेंगे सब और कम से कम गरीब बच्चों की पढ़ाई पूरी जाएगी। ये लॉकडाउन में बहुत ही दयनीय स्थिति सबकी है। बरवा माइंस में मकान बनाने के लिए एक महिला से रंगदारों द्वारा 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। गुलमुरी की रहने वाली बीना सिंह नामक महिला से बरवा माइंस भक्तिनगर के रहने वाले रंगदारों द्वारा मकान बनाने के एवज में 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कराने के बावजूद महिला बीना सिंह को न्याय नहीं मिला। बीना सिंह के अनुसार उसने 2015 में चांद बाबा नामक व्यक्ति से 50,000 में भक्तिनगर में जमीन खरीदी थी, जिस पर वे मकान बनाने का प्रयास करने लगे तो स्थानीय वासी राम मांझी, राजू सिन्हा, राजेंद्र पात्रो, विकास एवं अन्य 4-5 लोगों ने उनसे घर बनाने के एवज में 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है, जिस पर आपत्ति जताने पर उन लोगों ने उसे और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर बीना सिंह ने बरवा माइंस थाना में उन रंगदारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और वे लगातार उसे धमकी दे रहे हैं। पीड़ित महिला जान माल की रक्षा और न्याय की गुहार लेकर एसएसपी के पास पहुंची और पूरे मामले की जानकारी दी, लेकिन ये अबला महिला संस्कृत है कि रंगदारों द्वारा कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। महिला का कहना है कि उनका पति बीमार है, उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, उन्हें ही पूरे परिवार की देखभाल करनी पड़ती है। ऐसे में रंगदारों द्वारा मांगी जा रही 1 लाख रुपए कहां से ला कर दे? अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। किनसे लिए थे जमीन आप? चांद बाबा से ली थी जमीन। वो क्या सरकारी जमीन है कि रियायत है? नहीं, मतलब वहाँ पे बस्ती बसा हुआ है, रेलवे का ट्रैक पीछे से गया हुआ है, उससे दूर है जमीन है, पूरा बस्ती बसा है, बरकबर नगर बसा है, पूरा बस्ती बसा। कितना में खरीदे थे उनसे? उस टाइम में तो 50,000 रुपए खरीदे थे। कितना पापा भी पैसा की दिए थे उस टाइम में और हम भी। कितना कट्ठा है जी? कितना कट्ठा जमीन है? वो है 30/60 है जमीन। वहाँ पे पहले उन लोग परेशान, पहले घर बनाने गए तो उन लोग परेशान किए क्या कि नहीं ये जमीन जो है शौचालय बना हुआ है, समुदाय भवन के लिए पास हुआ है। फिर जाके हम वहाँ पे जांच करवाएं कि हो सकता है उसके लिए अगर उसमें बीच में कर दिया होगा, तो बोलता है नहीं 2015 में झूठ मूठ का सब मेरे को परेशान कर रहा था। फिर सर हम पता किए हैं, देखिए यहाँ पे सरजू राय जी के पास में गया ऑफिस में, वहाँ पे पता किए ना वहाँ पे शौचालय पास है ना वहाँ पे समुदाय भवन पास है, कुछ भी पास नहीं लिख के दिया गया। मेरा जमीन है, मेरा पेपर पर सब कुछ उसमें है मेरे पास। किस तरह का परेशान कर रहा हूँ? बोल रहा है क्या कि पहले तो बोल रहा था कि शौचालय है और घर बनाने नहीं देंगे, शौचालय बनेगा वहाँ समुदाय भवन बनेगा, और जब पेपर लेके गए तब बोलता है क्या कि नहीं यहाँ पे पहले 1 लाख रुपए दीजिए तब घर बनाने देंगे। पूरा बहस बहस करने लगा। फिर हम सबसे बात की तो राजी थाना में बोल दिए थे, राजी बहुत सपोर्ट किए, सरजू राजी बहुत सपोर्ट किया। एसपी साहब को भी बोले क्या कि नहीं थोड़ा सा मदद कीजिए, लड़की का महिला आ रही है परेशान हो रही। हम सबके पास में गए हैं, राजी के पास में गए हैं, एसपी के पास में गए, एसपी के पास में गए, सबके पास में जा रहे, थाना में गए, बरवा माइंस में एक बार ऐसी बहस उन के बहस होते तो हम क्या बोल रहे हैं? 1 लाख रुपया नहीं देंगे तो क्या बोल रहे हैं? घर बनाने नहीं देंगे, नहीं तो फिर बनाएगी तो मार देंगे, जान से धमकी दे रहे। तो हम केस कर दिए लोगों पर। हम फिर जब केस घर बनाने गए थे बीच में तो वो क्या किया, मेरे हाथ में 15,000 रुपया था जो हम लेबर को देने के लिए थे, मेरे से पैसा भी छीन लिया, ऊपर से लेबर को भगा दिया, पूरा धमकी दिया। नागेंद्र भैया है बरवा माइंस के, नागेंद्र भैया के सामने में, नागेंद्र सिंह नाम है उनका, उनके सामने में धक्का मुक्की किया, मेरे से पैसा छीन लिया, धक्का देके। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बारेडी बस्ती स्थित नदी घाट में साथियों संग नहाने गए नाबालिग की डूबने से मौत हो गई। बारेडी बस्ती मीरापत के रहने वाले उमेश शर्मा का 13 वर्षीय पुत्र अंकित शर्मा अपने 3-4 दोस्तों के साथ बारेडी बस्ती जिला स्कूल के समीप नदी में नहाने गया था। वहीं खेलने के क्रम में पैर फिसलने में नदी में डूब गया। पानी में डूबने के बाद साथियों द्वारा हो हल्ला करने पर स्थानीय लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे नदी से बाहर निकाला, जिसके बाद परिजन उसे लेकर एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के पिता उमेश शर्मा कारपेंटर का काम करते हैं और अंकित बिरसानगर ज्ञानदीप स्कूल में 7वीं कक्षा का छात्र था और काफी होनहार था। अंकित की मौत का खबर से परिवार सहित आस पड़ोस में मातम छा गया। इधर पुलिस सबको जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम था बाबू का? अंकित शर्मा। शहर में 15,000 ऑटो चालक हैं जो कि सरकार और सड़क सुरक्षा के नियम का पालन करते हुए इस कोरोना की घड़ी में आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और ऐसे में सरकार अब इन डीजल ऑटो रिक्शा चालकों को 6 माह के अंदर सरकार को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने को लेकर जनवरी में शहर के 15,000 डीजल ऑटो को बदलकर सीएनजी से करना है,
जिससे शहर की बढ़ती आबादी और प्रदूषण को रोका जा सकेगा। इसको लेकर सरकार ने डीजल ऑटो चालकों को एक अवसर भी दिया है। अगर सीएनजी ऑटो लेने के लिए अपने डीजल ऑटो को एक्सचेंज भी करा सकते हैं, जिनसे इन्हें एक बेनिफिट होगा कि डीजल ऑटो के जो दाम पर ऑटो चालकों को इंस्टॉलमेंट में सीएनजी ऑटो मिल जाएगा। इस दौरान जमशेदपुर के जिला परिवहन कार्यालय में रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा ऑटो एसोसिएशन ने जमशेदपुर में सीएनजी ऑटो परिचालन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन द्वारा ऑटो एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आने वाले 6 महीनों में सभी डीजल ऑटो को सीएनजी में बदलना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले में अब डीजल ऑटो का रजिस्ट्रेशन कार्य बंद किया जाएगा। ऐसे में जनसाधारण को भी सूचित किया जाता है कि वे शहरी क्षेत्र में परिचालन हेतु डीजल ऑटो की खरीदारी नहीं करें। आरटीए सेक्रेटरी द्वारा ऑटो एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को लक्ष्य निर्धारित कर प्रतिदिन डीजल ऑटो को सीएनजी में बदलने का कार्य शुरू कर देने का निर्देश दिया है, ताकि 6 महीने बाद कोई डीजल ऑटो शहरी क्षेत्र में परिचालन करते नहीं पकड़े जाए। ऑटो ग्राहकों को सीएनजी ऑटो की खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करे तथा इसके परिचालन को लेकर सरकार के निर्णय से भी ग्राहकों को अवगत कराए। जल्द से जल्द सीएनजी आपूर्ति किट अधिस्थापित करने का निर्देश दिए, ताकि एक बार शहर में सीएनजी ऑटो का परिचालन शुरू हो जाए तो निर्बाध तरीके से चलता रहे तथा ऑटो संचालकों को सीएनजी आपूर्ति को लेकर कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन ऑटो रिक्शा चालक के अध्यक्ष का कहना है कि इससे शहर में तो इसका असर पड़ेगा, इंटेक्शन बढ़ेगा, लेकिन जिसको लेकर शहर के ऑटो चालकों को जागरूक किया जा रहा है, वही जो प्रदूषण हो रहा है डीजल ऑटो से, इस पर नियंत्रण करने का प्रयास भी हम ऑटो रिक्शा चालक बैठक कर निर्णय लेंगे। लेकिन अचानक से डीजल ऑटो को सीएनजी में बदलने पर परेशानी तो शहर पर तो असर पड़ेगा, लेकिन डीजल ऑटो पूर्ण रूप से अभी बंद नहीं होगा। जैसा हम लोगों ने बातचीत किया है, एक्सटेंशन फिर इसमें होगा। टेम्पो चालकों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है, जो कि शहर में जो प्रदूषण का जो बहुत ज़्यादा डीजल ऑटो से जो प्रदूषण हो रहा है, उस पर सब कोई मिलजुल के हम लोग इसको नियंत्रित करने का प्रयास करें। इसीलिए पहले स्टेप में 6 महीने का समय दिया गया है। इस बीच में जो नया गाड़ियां लेना चाहते हैं वो सीएनजी ही ले या इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी ले, इस बीच में मतलब डीजल ऑटो का परचेज नहीं करें। देखिए, अगर पुराना ऑटो भी है आपके पास डीजल ऑटो, अगर उसको आप एक्सचेंज में जाते हैं, एक्सचेंज में जाते 40-50-60 हज़ार रुपया आपको मिल जाएगा उससे, तो उसका डाउन पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद इंस्टॉलमेंट जो लगना है वो लगेगा। तो फिर एक नया हम लोग जो है ये कर सकते हैं कि अभी परमिट तो मिल नहीं रहा है, विदाउट परमिट वो इलीगल चल रहे हैं, लेकिन अगर वो एक्सचेंज कर लेते हैं और सीएनजी ऑटो ले लेते हैं तो उनको परमिट भी मिल जाएगा। तो एक तरह से वो इलीगल नहीं रहेंगे, लीगल भी हो जाएंगे। JSR on Wheels introducing one-way ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing one-way rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR on Wheels के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। सिटीज अवेलेबल फॉर राइड्स आर जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना। Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR on Wheels पे ही जाना।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले खासमहल स्थित सिविल सर्जन के कार्यालय के समक्ष चिकित्सा कर्मचारियों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। स्वास्थ्य कर्मचारियों के अनुसार कोरोना काल में चिकित्सकीय कर्मचारी हजारों की संख्या में संक्रमित हुए। 100 से अधिक कर्मचारियों की मौत हुई, बावजूद इसके सभी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। सरकार द्वारा इनके बीमा लाभ मुआवजा के बजाय महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया। अनुबंध व आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा स्थायी करने के बजाय उनकी उपेक्षा की गई, उनको हटा दिया गया। एनपीएस खत्म कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का मामला यथावत है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। वहीं प्रमंडलीय मंत्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि सभी चिकित्सा कर्मचारियों को फ्री वैक्सीन, आबादी के अनुपात में स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार, स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार में शामिल, कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर 50 लाख मुआवजा, आश्रितों को स्थायी नौकरी, जनवरी 2020 से रोके गए डीए, एलटीसी आदि को बहाल करने और बकाये का भुगतान करने, नौकरी से निकाले गए स्थायी अनुबंध, आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा को स्थायी करने, समान कार्य समान वेतन देने, एनपीएस रद्द कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या सरकारी विभागों के निजीकरण पर रोक लगाने, रिक्त पदों को भरने, असंवैधानिक तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, एमएसपी की कानून गारंटी देने, उद्योगपति के फायदे के लिए बनाए गए चारों लेबर कोड को वापस लेने, कार्यभारिता से नियमित हुए कर्मियों के पेंशन व ग्रेजुटी व कटौती की साजिश को बंद करने, साथ ही पेट्रोलियम एवं खाद्य पदार्थों की महंगाई पर रोक लगाने की मांग की, अन्यथा आगे आंदोलन के लिए बाध्य होने की चेतावनी। खास करके डीए जो बहुत दिनों से बंद था उसकी बहाली, एनपीएस को ओपीएस में ट्रांसफर करने की बात, जितने भी अनुबंध के कर्मी हैं, जितने भी आउटसोर्स के कर्मी हैं, उन सभी को नियमित नियुक्ति, चूंकि सारे पद रिक्त भरे अभी हैं और रिक्त पदों पर उनका नियमित बहाली किया जाए। इसके बाद जितने भी श्रम कानून हैं उसमें जो मालिक पक्षीय जो बदलाव किए गए हैं, हमने इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से डिमांड किया है कि उसको समाप्त किया जाए। आखिरकार 16 महीने बाद जुबली पार्क को खोला गया है। हालांकि राज्य सरकार और प्रशासन के दबाव के बाद जुबली पार्क सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक खुला रहेगा। हालांकि मॉर्निंग वॉक के लिए खोला गया है। सूत्रों की माने तो जुबली पार्क में आने वाले लोग को अपना पहचान पत्र जमा करना होगा, तब वह पार्क का आनंद उठा पाएंगे। हालांकि पहला दिन लोगों की संख्या कम रही, लेकिन लोगों को इंतजार था कि जुबली पार्क खुले। हालांकि पार्क तो खुला, लेकिन कुछ नियमों के साथ सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जबकि राज्य सरकार ने 1 जुलाई को राज्य के सभी पार्क खोलने का आदेश दे दिया था, लेकिन टाटा कंपनी के सामने न तो सरकार की चली है न ही प्रशासन की। अब पार्क खोलने के बाद धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ेगी और पार्क की रौनक लौटने लगी है। का आदेश आ गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? 2 साल बाद पार्क खुला है। अभी जुबली पार्क खुला है, पब्लिक लोगों में थोड़ा खुश है कि जुबली पार्क मॉर्निंग वॉक से लोग ज़्यादा परेशान थे, उन लोगों को मॉर्निंग वॉक करने की जगह नहीं मिल रहा। बाहर में जाते हुए तो पुलिस में रखा जा रहा है ना कि बाहर घूमना नहीं, अभी आदेश नहीं है। अभी जुबली पार्क खुल गया है तो अभी जुबली पार्क में के लिए स्पेशली मॉर्निंग वॉकर लोग वो लोग ज़्यादा। जुगसलाई रेलवे कॉलोनी में स्थानीय लोगों के प्रयास से पूरे क्षेत्र से गंदगी के अंबार को हटाकर एक रास्ता बनाया गया, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में एम्बुलेंस और अग्निशमन विभाग की गाड़ी को उस स्थान में प्रवेश करने में परेशानी न हो। पूरे क्षेत्र में गंदगी का अंबार होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। 33,000 वोल्ट का तार क्षेत्र के ऊपर से पार हुआ था, जो कभी भी घनी आबादी में घटना को आमंत्रित कर सकता था। विधायक मंगल कालिंदी के सहयोग से और विद्युत विभाग के सहयोग से क्षेत्रवासियों की समस्या को दूर किया गया। जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी श्यामू मलिक ने बताया कि स्थानीय निवासियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे ध्यान में रखकर लगातार उनके स्तर से क्षेत्र में सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कचरा का अंबार लगा हुआ था, जो यहाँ काफी दिक्कत था आने जाने में। विधायक जी को बोलने पर, मंगल कालिंदी जी को बोलने पर, मंगल कालिंदी जी का प्रयास से और ये बिजली विभाग का भी प्रयास था, बहुत उनका प्रयास से आज ये 33,000 का तार जो है हट गया और यहाँ पर एम्बुलेंस और दमकल आने में मैंने सुविधा हो गई। झारखंड शहादत देने में पीछे नहीं रहा।
भगवान बिरसा मुंडा से लेकर फादर स्टेन स्वामी तक के जीवन को राज्यवासियों ने देखा है। आने वाली पीढ़ी को भी यह जानना चाहिए कि फादर स्टेन स्वामी ने दलित, वंचित, आदिवासी समाज के प्रति सदैव संवेदनशील रहे। फादर स्टेन स्वामी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात हुई थी, तब यह पता नहीं था कि वे अपने जीवन काल में अमिट लकीर खींचते आ रहे हैं। अब उसका एहसास हुआ। उनका जीवन आसान नहीं था और वे साधारण व्यक्ति भी नहीं थे। अपने जीवन में उन्होंने हमेशा लोगों को रास्ता दिखाने का कार्य किया था। युगों बाद ऐसे लोग आते हैं जिनके द्वारा किए गए कार्यों की छाप कभी नहीं मिटती। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नामकुंड बगीचा में फादर स्टेन स्वामी की स्मृति में आयोजित सभा में कही। मुख्यमंत्री ने कहा, जीवन है तो मृत्यु भी है, लेकिन इस जीवन काल में हमें सकारात्मक कार्य कर विदा लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दलित, वंचित और आदिवासी समाज की भौतिकवादी युग में विकास की रफ्तार कम है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। मैं अकेले ये कार्य नहीं कर सकता, इसके लिए सभी को व्यक्तिगत प्रयास करना होगा। हालांकि सरकार किसी भी योजना को दलित, वंचित और आदिवासियों की सहभागिता को ध्यान में ही रखकर धरातल पर उतारती है। सरकार इनकी जरूरतों को पूरा करने की प्राथमिकता दे रही है। लोग तो इस दुनिया से जाएंगे ही, सब लोगों को दुनिया से विदा भी लेना है, लेकिन अपने जीवन काल में कुछ ऐसे चीजों को भी करके जरूर हमें निकलना चाहिए जिसका असर हमारे आने वाली पीढ़ियों तक के लिए एक इतिहास बन के रहे। निश्चित रूप से हम फादर स्टेन स्वामी के इस राज्य में इनका दिया गया लंबा योगदान, नदी, पहाड़, जंगलों के बीच में अपना जीवन गुजार कर, मुझे नहीं लगता कि जेल में रहें या बाहर रहें उनके लिए कोई बहुत उनके लिए अचरज की बात नहीं रही होगी। लेकिन जिस तरीके से व्यवस्था ने उनके ऊपर अत्याचार किया है, निश्चित रूप से ये अत्याचार का परिणाम जरूर इसका जवाब। फादर स्टेन स्वामी की मौत का मामला थमता नहीं दिख रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की मौत की न्यायिक जांच की मांग को लेकर सीपीआई-एम पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात के नेतृत्व में संयुक्त वाम मोर्चा और सामाजिक संगठनों ने राजभवन मार्च किया। राजभवन मार्च का नेतृत्व करते हुए पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने फादर स्टेन स्वामी की मौत को एक सुनियोजित साजिश के तहत हिरासत में हुई हत्या करार दिया। कहा कि 84 साल के बीमार फादर स्टेन को जिस तरह से एनआईए ने यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किया, वो किसी भी तरह से लोकतंत्र के सही नहीं है। इसलिए आज सारे लोग इकट्ठा होकर राजभवन मार्च हमने किया है। इस मार्च के माध्यम से न्यायिक जांच की मांग करते हुए राजभवन को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही कहा कि फादर स्टेन स्वामी को एनआईए 9 महीनों तक जेल पर रखा, लेकिन इन 9 महीनों में भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में फादर की संलिप्तता का एक भी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई। बीमार फादर को सही इलाज तक मुहैया नहीं कराया गया। साथ ही हमारी मांग है कि वैसे लोगों पर जो जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों पर फर्जी मुकदमे के द्वारा जेलों में बंद है, उनकी जल्द रिहाई की भी मांग आज के मार्च के द्वारा हम लोगों ने किया है। इसके अलावा यूएपीए कानून को रद्द करने की भी मांग की है। वहीं आज के मार्च को आपदा कानून के तहत प्रशासन द्वारा रोके जाने पर कहा कि राज्य सरकार आपदा कानून के नाम पर विरोध के स्वर को दबाना चाहती है। वहीं बगोदर के मामले विधायक ने भी फादर स्टेन स्वामी की मौत को हत्या करार देते हुए इसकी न्यायिक जांच की मांग की है। स्टेन स्वामी को अक्टूबर में गिरफ्तार किया, ये कहकर कि हम और जांच करेंगे, और अक्टूबर से जून महीने तक एक बार भी उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सबूत है ही नहीं। अक्टूबर से जून तक एक बार भी पूछताछ नहीं की उनकी। इसका मतलब क्या है? कोई एविडेंस नहीं है, चार्जशीट अभी तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो बहुत दुनिया भर के एक सबसे नामी कंपनी आर्सेनिक्स कंसल्टेंट्स जो बॉस्टन का है, उन्होंने जो कंप्यूटर की जांच की उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि वो तमाम कंप्यूटर को चिट्ठी डालकर हैक करके उन्होंने इस प्रकार का इनको बदनाम करने की, फंसाने की उन्होंने साजिश की।
जहाँ फादर स्टैन स्वामी रहते थे वहाँ बगीचा में, और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहाँ तो 2-4 आदमी नहीं होगा, जब मुख्यमंत्री की है तो सैकड़ों आदमी होगा। और दूसरी तरफ उनकी सरकार हम लोग के आने से हमारे लोगों को रोका है, यह बिल्कुल गलत है। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे, बात करेंगे कि इस तरह का बात आंदोलन जो वाजिब आंदोलन हम लोग करते हैं, इस तरह तो लोगों पर रोक नहीं लगाएगा। पोटका कुआली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर रेलवे स्टेशन के समीप ओडिशा की ओर से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो हाथा की ओर से आ रही बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद बोलेरो ड्राइवर बोलेरो लेकर भागने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच बोलेरो का पिछला चक्का ब्लास्ट कर जाने के कारण बोलेरो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया। हाथा के समीप हाईवे पेट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया। कुआली पुलिस द्वारा बोलेरो को जब्त करके घायल ऋषि सरदार, जो राजनगर थाना क्षेत्र के पाटा हिंसल का रहने वाला है, जो हल्दी पोखर बाजार के लिए आ रहा था। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों द्वारा कुआली पुलिस को इस संबंध की सूचना दी, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस को बुलाकर घायल ऋषि सरदार को इलाज के लिए हल्दी पोखर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एमजेएम रेफर कर दिया गया। रुपये गाड़ी को रुपये, उसको फोन कर नाम क्या आपका? ऋषि नाम है। ऋषि सरदार, कहाँ के हो? हसल का पाटा हसल है, पाटा हसल का। कहाँ जा रहा था? हम ये आए थे। हाँ, कहाँ? यहीं आए थे। यहीं आए थे, अभी वो घर जा रहे थे ना? घर जा रहे थे। ठीक है, अभी आपको भेज रहे। छात्रवृत्ति की मांग को लेकर रांची में राज्य भर के छात्र छात्राएं जुटे। छात्रवृत्ति अधिकार मंच के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवाज घेरने जा रहे छात्रों को पहले प्रशासन ने जयपाल सिंह स्टेडियम के पास रोका, जहां से छात्र अपनी मांग को लेकर सड़क पर निकले। प्रशासन के लाख रोकने पर भी छात्र नहीं रुके। छात्र और पुलिस के जवानों की बीच धक्का मुक्की भी हुई। सभी छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम से निकलते हुए राजभवन के समक्ष पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। गौरतलब है कि कल्याण विभाग के द्वारा संचालित पोर्टल में राज्य भर के विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई किया करते थे, लेकिन कुछ दिनों से यह पोर्टल बंद है, जिससे राज्य भर के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति से संबंधित समस्या आ गई, जिस कारण छात्र छात्राओं के द्वारा कल्याण विभाग द्वारा संचालित पोर्टल पुनः आरंभ करने की मांग की जा रही है। कि ये लोग जाएंगे सीएम आवास मिलेंगे, लेकिन वहाँ श्रीवास्तव जी से मिला गया, वो लिखित पर देने से इनकार कर गए। अब बोले हेमंत जी अभी मीटिंग कर रहे हैं नीति आयोग से, वो आप लोग से भी नहीं मिल सकते। तो हम लोग बोले कि हम लोग यहीं रहेंगे, जब वो मिलेंगे तब हम लोग मिल के जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो छात्रवृत्ति हमें दी जाती है, ये 10 फरवरी को ई पोर्टल बंद हो जाने से ये हमें नहीं मिल रही है और हमें आवेदन भी हम लोग नहीं कर पा रहे। 4,500 बीएड के स्टूडेंट और अदर तो बहुत सारे स्टूडेंट अफेक्टेड है। इसीलिए हम लोग लगातार 3 महीना से अपने लोकल विधायक को, चंपा सोरेन को लगातार हम लोग मांग पत्र सौंपे, ये लेकिन पानी सर से चढ़ चुकी है। आज हम लोग को सड़क पे उतरने के लिए मजबूर किया गया। हमारी जो सरकार है, हमारी जो गार्जियन है, हम उनके बेटे बेटियों को आज सड़क पे उतरने के लिए मजबूर किए हैं। ये नहीं करने से हमें अपना पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी और जो शिक्षक बनने की आशा को यहीं पर दफनाना पड़ेगा। इसीलिए आज हम लोग मजबूर हुए हैं यहाँ पर उतरने के लिए। तो हमारा एक ही मांग है हेमंत सरकार से, जो ई पोर्टल को पुनः चालू करे और जो नहीं आवेदन कर पाए उनका आवेदन को लिया जाए और छात्रवृत्ति को रेगुलर किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अमरोहा स्थित भगवान अग्रसेन धाम के लिए रेल मार्ग से रवाना हुए। रवानगी से पूर्व मंत्री ने टाटानगर रेलवे स्टेशन पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि वहां नए भवन का शिलान्यास होना है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंच रहे हैं। उन्हें भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि वे भगवान अग्रसेन महाराज से झारखंड की सुख समृद्धि की कामना करेंगे और कोरोना महामारी से निजात दिलाने की दुआ मांगेंगे। रवानगी के पूर्व समाज के लोगों ने टाटानगर रेलवे स्टेशन पर मंत्री बन्ना गुप्ता को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान मंत्री सपरिवार आम यात्रियों की तरह प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की प्रतीक्षा करते नजर आए। जा रहे हैं अमरोहा, हमारे भगवान अग्रसेन महाराज के अमरोहा धाम में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका में आ रहे हैं और कई एक विशिष्ट अतिथि भी हैं। उसी में मुझे भी विशिष्ट अतिथि में बुलाया है और हम महाराज अग्रसेन को प्रणाम करने जा रहे हैं, क्योंकि अग्रोहा हमारा धाम है और वहाँ एक भव्य मंदिर का भी
उद्घाटन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है एक भव्य मंदिर का। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.